चलिए सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। सदियों से परमाणु यानी एटम विज्ञान के लिए किसी अभेद्य ब्लैक बॉक्स से कम नहीं था। एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता था। लेकिन आज हम एक बेहद रोमांचक वैज्ञानिक जासूसी कहानी का हिस्सा बनने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे कुछ शानदार दिमागों ने अपने प्रयोगों के दम पर ब्रह्मांड के इस सबसे छोटे और बुनियादी हिस्से को पूरी तरह से खोल कर रख दिया। अब जरा सोचिए क्या होता है जब किसी ऐसी चीज को तोड़ने की कोशिश की जाए जिसे अटूट माना जाता हो। दरअसल एटम शब्द आया है प्राचीन ग्रीक शब्द एटमॉस से, जिसका सीधा सा मतलब है जिसे काटा या बांटा ना जा सके। इतिहास के पन्नों में जाएं तो जॉन डॉल्टन नाम के एक बेहतरीन वैज्ञानिक ने इस बात पर पूरे यकीन के साथ अपनी मोहर लगा दी थी। उनका मानना था कि परमाणु एकदम ठोस हैं, कभी टूट नहीं सकते और पूरे ब्रह्मांड में इससे छोटी कोई चीज है ही नहीं, बस वही अंत है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यही आता है। डाल्टन पूरी तरह से गलत थे। जी हाँ, जिस सिद्धांत को विज्ञान की दुनिया में पत्थर की लकीर मान लिया गया था, वो एकदम गलत निकला। किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उस छोटे से गोल आकार के भीतर एक पूरी की पूरी रहस्यमयी दुनिया छिपी हुई है। तो इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए आज के हमारे सफर के कुछ पड़ाव होंगे। पहला, अविभाज्य परमाणु को तोड़ना। दूसरा, गायब हिस्सों की तलाश। तीसरा, आधुनिक परमाणु का निर्माण। चौथा, संख्याओं का खेल। और पांचवा, परमाणु का परिवार। चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। अविभाज्य परमाणु को तोड़ना, डाल्टन की गलती। सालों तक जॉन डाल्टन का वो विचार कि परमाणु एक ठोस न टूटने वाला गोला है, रसायन विज्ञान का सबसे पवित्र नियम बना रहा। लेकिन जब वो तथाकथित अटूट गोला आखिरकार टूटा, तो उसने आधुनिक भौतिकी की पूरी नींव ही हिला दी। वो परमाणु बीच से टूट गया और उसके अंदर से निकले ये तीन मूलभूत कण, ऋणात्मक यानी नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन, धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन और तटस्थ यानी न्यूट्रल न्यूट्रॉन। असल में परमाणु कोई ठोस ब्लॉक नहीं था, बल्कि एक छोटे से कंटेनर जैसा था जिसके अंदर ये तीन और भी छोटे हिस्से मौजूद थे। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की ओर। गायब हिस्सों की तलाश, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इन अदृश्य कणों को मापना। ये किसी भूत को पकड़ने जैसा था। इस विशाल पहेली को सुलझाने की शुरुआत हुई रॉबर्ट मिल्टन के मशहूर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। सच कहूं तो ये प्रयोग किसी शानदार वैज्ञानिक डकैती से कम नहीं था। मिल्टन ने क्या किया? उन्होंने तेल की बहुत ही बारीक बूंदों को एक चेंबर में स्प्रे किया और उन पर रेडिएशन डाला, जिससे उन्हें एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज मिल गया। फिर उन्होंने नीचे की ओर खींचने वाले गुरुत्वाकर्षण और ऊपर की ओर धकेलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एक ऐसा गजब का संतुलन बनाया कि वो तेल की बूंदें बीच हवा में ही तैरने लगीं, एकदम स्थिर। और बस उसी नाजुक संतुलन के जरिए एक अकेले इलेक्ट्रॉन का सटीक चार्ज पकड़ लिया गया। और इस प्रयोग की सबसे दिलचस्प बात क्या है? मिल्टन की इस महारत की वजह से वैज्ञानिक उस एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी उसका मास निकाल पाए। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, ये दिमाग चकरा देने वाला है। 9.1094 गुना 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। एक सेकंड के लिए इसे महसूस कीजिए। 9 तक पहुंचने से पहले आपको दशमलव के बाद पूरे 30 शून्य लगाने पड़ते हैं। ये इतना ज्यादा छोटा और हल्का है कि परमाणु के बाकी हिस्सों के सामने इसका वजन लगभग न के बराबर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन वहां अकेला तो था नहीं। इसके बाद तो जैसे खोजों की झड़ी ही लग गई। पहले दौर में कैथोड रे ट्यूब ने नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों का पर्दाफाश किया। फिर ट्यूब में गैस भर के किए गए प्रयोगों में मुड़ती हुई चमकदार किरणों ने दिखाया कि वहां कुछ पॉजिटिव भी मौजूद है और इस तरह दुनिया के सामने आया प्रोटॉन। फिर बारी आई जेम्स चैडविक की, जिन्होंने बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी करके एक पूरी तरह से न्यूट्रल कण को बाहर निकाल लिया, जिस पर बिजली का कोई असर नहीं होता था। इसे नाम मिला न्यूट्रॉन। एक बड़ी ही मजेदार बात यह है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन असल में जुड़वा भाइयों की तरह हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन से हजारों गुना भारी होते हैं और परमाणु का लगभग सारा वजन इन्हीं के पास होता है, जो एकदम बीचों बीच बैठे होते हैं। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, आधुनिक परमाणु का निर्माण, मॉडल्स का महासंग्राम। तो अब हमारे पास परमाणु के सारे टुकड़े आ चुके थे, पर बड़ा सवाल यह था कि ये सब आपस में जुड़ते कैसे हैं? और यहीं से शुरू हुआ विज्ञान के इतिहास का एक बहुत बड़ा महासंग्राम।
दो बड़े मॉडल्स की सीधी टक्कर। एक तरफ थे जे.जे. थॉमसन का तरबूज मॉडल, जो सुनने में बहुत लॉजिकल लगता था। उनके मुताबिक परमाणु एक लाल रसीले तरबूज की तरह है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज लाल हिस्से की तरफ फैला है और इलेक्ट्रॉन उसमें बीजों की तरह धंसे हुए हैं। सब कुछ एकदम ठोस और स्थिर। लेकिन दूसरी तरफ थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उनका नजरिया बिल्कुल अलग था, एकदम जंगली, अस्त-व्यस्त और पूरी तरह से क्रांतिकारी। रदरफोर्ड ने अपना वो मशहूर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोने की एक बेहद पतली पन्नी पर भारी और तेज अल्फा कणों की बौछार कर दी। अब अगर थॉमसन का वो तरबूज वाला मॉडल सही होता तो सारे कण पन्नी को चीरकर सीधे निकल जाते। और हाँ, ज्यादातर कण सीधे निकले भी। लेकिन असली झटका तब लगा जब कुछ कण बहुत तेज एंगल पर मुड़ गए और कुछ गिने-चुने कण तो टकराकर सीधे वापस ही लौट आए। रदरफोर्ड के लिए ये अकल्पनीय था। उन्होंने खुद कहा था, ये बिल्कुल ऐसा था मानो एक टिश्यू पेपर पर 15 इंच का तोप का गोला दागा गया हो और वो वापस आकर आप ही से टकरा जाए। इस एक घटना ने तरबूज मॉडल की धज्जियां उड़ा दी। इससे साबित हो गया कि परमाणु के एकदम बीच में एक बेहद सघन, भारी और पॉजिटिव केंद्र है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे पड़ाव पर, संख्याओं का खेल, ब्लूप्रिंट को समझना। प्रयोगों की इस उथल-पुथल भरी दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर अगर हम गणित के नजरिए से देखें, तो पीरियोडिक टेबल में छिपा रसायन विज्ञान का कोड बहुत ही सीधा और सुंदर है। ये मान लीजिए कि किसी भी तत्व का एक अल्टीमेट आइडेंटिटी कार्ड है। नीचे लिखा जी है एटॉमिक नंबर, जो हमें बताता है कि उसमें कितने प्रोटॉन हैं, और यही प्रोटॉन तय करते हैं कि वो तत्व असल में क्या है। ऊपर की तरफ है ए, यानी एटॉमिक मास। जैसा कि हमने पहले देखा, सारा वजन तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उठाते हैं, इसलिए ए का सीधा सा मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल। यही परमाणु का असली भारीपन है। प्रकृति को हर चीज में एक संतुलन, एक सिमेट्री पसंद है। तो चलिए देखते हैं कि इन नंबरों से इलेक्ट्रॉनों का पता कैसे लगाया जाता है। एक न्यूट्रल यानी पूरी तरह से संतुलित परमाणु में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पॉजिटिव प्रोटॉन के बराबर होते हैं। लेकिन परमाणु अक्सर इलेक्ट्रॉन खोते या पाते रहते हैं। अगर कोई परमाणु पॉजिटिव आयन बन गया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसने अपनी कुछ नेगेटिविटी खो दी है। तो बस प्रोटॉन में से उस चार्ज की संख्या को घटा दीजिए, और अगर वो नेगेटिव आयन है, तो इसका मतलब है कि उसमें अतिरिक्त नेगेटिव कण आ गए हैं। तो उस चार्ज को प्रोटॉन में जोड़ दीजिए। ये हिसाब किताब सच में बहुत ही आसान है। और अब हमारा पांचवां और आखिरी पड़ाव, परमाणु का परिवार, आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार। ये बिल्कुल किसी परिवार की तरह है। जैसे भाई बहनों की आंखों का रंग एक जैसा हो सकता है, लेकिन उनकी लंबाई अलग अलग हो सकती है, वैसे ही परमाणुओं के बीच भी कुछ बहुत ही दिलचस्प गणितीय रिश्ते होते हैं। सबसे पहले हैं आइसोटोप्स। इनमें प्रोटॉन की संख्या बिल्कुल समान होती है, जैसे यहाँ क्लोरीन 35 और 37 हैं। ये केमिकली तो एकदम जुड़वा हैं, लेकिन इनका वजन अलग है क्योंकि इनके पास न्यूट्रॉन अलग अलग हैं। फिर आते हैं आइसोटोन्स। इसे याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। आइसोटोन शब्द के बीच में एन आता है। एन माने न्यूट्रॉन। तो इनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, जैसे सोडियम 23 और मैग्नीशियम 24। अगर दोनों के मास में से प्रोटॉन घटाएं, तो दोनों के पास ठीक 12 न्यूट्रॉन ही बचते हैं। और अंत में है आइसोबार। ये बिल्कुल अलग तत्व होते हैं, जैसे कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। लेकिन जब आप उनके कुल द्रव्यमान को देखते हैं, तो वो बिल्कुल बराबर यानी 14 होता है। तो डाल्टन के उस अटूट गोले से लेकर परमाणु के इस पूरे परिवार तक हमने एक शानदार सफर तय किया है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद रदरफोर्ड की वो खोज ही है। जरा कल्पना कीजिए, परमाणु का जो केंद्र है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो एक बहुत बड़े खालीपन के बीच सिर्फ एक धूल के कण जितना है, और इलेक्ट्रॉन उस असीम खाली जगह में कहीं चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि परमाणु और अंततः ये पूरी दुनिया लगभग पूरी तरह से सिर्फ एक खाली जगह है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इंसान, पेड़ पौधे और हमारे आसपास की हर एक चीज पूरी तरह से इन्हीं परमाणुओं से बनी है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले बस एक सवाल, अगर हम सब परमाणुओं से बने हैं, जिस कुर्सी पर हम बैठते हैं वो भी परमाणुओं से बनी है, और अगर वो परमाणु 99% से ज्यादा सिर्फ खाली जगह है, तो हमारी ये भौतिक दुनिया असल में कितनी ठोस है? इस पर जरा गहराई से विचार कीजिएगा। ब्रह्मांड के इन रहस्यों को समझने की इस यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर चीज पर सवाल उठाते रहिए और नया सीखते रहिए।